सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 साइंस पीवाईक्यू एनालिसिस के 7वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 साइंस पीवाईक्यू एनालिसिस का छठा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर सरस्वती पूजा और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जो भी बैचेज हैं उन सभी पे ऑफर चल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में, जहां हम आपको कंप्लीट क्लास 9th एंड 10th के जो भी चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन थ्योरी विथ न्यूमेरिकल कराएंगे। साथ ही साथ मेरे मित्र आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कंप्लीट इस बैच में मिल जाएगा। और इस बैच को अभी आप केवल और केवल 23 से 26 जनवरी के बीच में 299 में इनरोल कर सकते हैं। कहां पे? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र, अगर आप थ्योरी पूरा पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी भी आपका क्लियर है और आप चाहते हैं कि अपडेटेड क्वेश्चन का हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करें, तो आप सभी का रेलवे सारथी बैच में स्वागत रहेगा। रेलवे सारथी बैच हमारा साइंस प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम अपडेटेड क्वेश्चन का चैप्टर वाइज एनालिसिस करवा रहे हैं। और मेरे मित्र, अभी आप इस बैच में केवल और केवल 199 में इनरोल हो सकते हैं। कब तक सर? 26 जनवरी 12 बजे रात्रि तक। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हमें ये दोनों करना है, लाइन बाय लाइन डिस्कशन भी और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी, तो आप सभी का स्वागत रहेगा मिशन सिलेक्शन बैच में। ध्यान में रखना कि मिशन सिलेक्शन बैच में ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे और इसको आप केवल और केवल 399 में इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी, ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक रूप हैं जिनका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस अनुपात में पाए जाते हैं। अब आप सबों को मालूम है कि जो क्लोरीन है इसके दो समस्थानिक हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि चूंकि क्लोरीन के दो समस्थानिक, दो आइसोटॉप्स हैं, कौन कौन सा? एक जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है और एक जिसका परमाणु द्रव्यमान 37 है, तो ये किस अनुपात में प्रकृति में पाए जाते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लोरीन के दोनों ही समस्थानिक 1735 और 1737 प्रकृति में यानी कि नेचर में किस अनुपात में पाए जाते हैं? सर 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। किस अनुपात में? 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बात एनसीईआरटी में कहां है? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। और जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर यानी कि परमाणु संरचना चैप्टर को पढ़ते हो, तो लास्ट में आपको जहां पे समस्थानिक डिस्कशन किया गया है वहां पे ये बताया गया है, क्या समझिएगा, कि प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में क्लोरीन कितने समस्थानिक के रूप में पाया जाता है? दो समस्थानिक के रूप में, जिसका द्रव्यमान 35U और 37 यूनिट है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। मेरे मित्र, इसीलिए मैं आप सबों से कहता हूं कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। हाल के वर्षों में जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदला है, अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करके नहीं जा रहे हैं तो मेरे मित्र कौन सा क्वेश्चन फंसा लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सभी कहेंगे कि सर ये तो हमारा क्लियर है और इसको हमें याद भी रखना होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि समस्थानिक क्या है। तो आप सभी हमारे साथ टेक्नीशियन सीरीज में लगातार जुड़े हुए हैं और कई बार मैंने आप सबों के साथ चर्चा करा है कि समस्थानिक एक ही तत्व के वैसे परमाणु होते हैं जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? आप सभी कहेंगे समान होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के वैसे परमाणु होते हैं जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो याद रखना कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक की क्या समान होती है? तो आप सभी कहेंगे सर परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या समान होती है,
जबकि आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ध्यान दो कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को आप कैसे परिभाषित करते हो, तो आप कहते हो कि गुरुजी प्रोटॉन की संख्या से। किसी भी तत्व के परमाणु में जितना प्रोटॉन है उतना ही उसकी परमाणु संख्या होती है। मेरे मित्र, चूंकि समस्थानिक में परमाणु की संख्या समान होती है, तो याद रखना कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है सर, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कई बार इससे भी सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। मेरे मित्र, तना, पत्ती, जड़, फूल। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि आप सबों को मालूम है कि कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो आप सभी कहते हैं पौधे के जड़, तना और पत्ती से अगर कोई नया पौधा उगता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में तना भी दिया है, जड़ भी दिया है, फूल दिया है, पत्ती दिया है, और पूछ रहा है कि कौन सा कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। तो आप तो कहेंगे सर तना भी भाग लेगा, जड़ भी भाग लेगा, पत्ती भी भाग लेगा, लेकिन फूल भाग नहीं लेता है। तो क्वेश्चन का सेंस क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन का सेंस होना चाहिए था मेरे मित्र कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है, कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है। और तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, सर जो पौधे का फूल होता है ये कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है। मेरे मित्र, ये जो कायिक प्रवर्धन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ध्यान दो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आप सभी इसके बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी शुद्ध हिंदी में इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। और ये क्या है, आप कहते हैं अलैंगिक जनन की विधि है, पादपों में होने वाला अलैंगिक जनन की विधि है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई भी नया पौधा कब उत्पन्न होता है, तो आप सभी कहते हैं पौधे के जड़, तना और पत्ती से नया पौधा उत्पन्न होता है। मेरे मित्र, एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में जरा सा समझना। कहा जा रहा है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। और मेरे मित्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो एनसीईआरटी की बातों से पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो प्लांट का भाग हिस्सा लेगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्ती भी होगा। जबकि मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि ये जो फूल है, ये पुष्पी पौधे का, ये फूल पुष्पी पादप का लैंगिक भाग है। फूल क्या है, पुष्पी पादप का लैंगिक भाग है, पुष्पी पादप का लैंगिक भाग है। और ये फूल किसमें हिस्सा लेता है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, यानी कि लैंगिक जनन में हिस्सा लेता है। तो मेरे मित्र, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन की विधि है। और कायिक प्रवर्धन हम ये कह सकते हैं कि पौधे के जड़, तना और पत्ती से नया पौधा उत्पन्न होने की एक प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है, आप सभी कहेंगे फूल। अब फूल क्यों नहीं लेता है, तो क्योंकि सर फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और फूल क्या है, तो आप सभी कहेंगे पुष्पी पादप का लैंगिक भाग है, सेक्सुअल पार्ट है। ध्यान रखना कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन की एक विधि है जो कि आपको पादपों में देखने को मिलती है। और अधिकतर जंतु की अपेक्षा जो एकल पौधे होते हैं वो इस क्षमता का जनन विधि के रूप में उपयोग करते हैं। मेरे मित्र, पर्तन, कलम अथवा रोपण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सभी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि में किया जाता है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कि निम्न में से कायिक प्रवर्धन की कौन सी तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। तो आप सभी याद रखना, पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कहां किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कृषि, एग्रीकल्चर में किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी कि ये जो आपका कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधा होता है उसमें बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल क्या होते हैं, कम समय में लगते हैं। और यह भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति के द्वारा उगाए गए पौधे में सर बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल यानी कि फूल और फल कम समय में लगते हैं, आप कहेंगे कायिक प्रवर्धन। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग कर
बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधे की जनन होती है, आप सभी कहेंगे कायिक प्रवर्धन। क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से 3 सवाल बनेंगे। केवल इतना कह देने भर से काम नहीं होगा कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की विधि है और इसमें पौधे के जड़, तना और पत्ती से क्या होता है? नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि कायिक प्रवर्धन की जो तकनीक है, रोपण, पर्तन और आप सभी कहेंगे कि सर रोपण, पर्तन और कलम, इनका उपयोग हम लोग कृषि में करते हैं। आम का कलम लगाते हो तो एग्रीकल्चर में करते हैं। साथ ही मतलब कायिक प्रवर्धन से जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं वो बीज द्वारा उगाए गए पौधे से कम समय में फल और फूल देना हमें प्रारंभ कर देते हैं। और वैसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं उसको भी हम लोग किसके थ्रू उत्पन्न कर सकते हैं? कायिक प्रवर्धन के थ्रू उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना। मेरे मित्र, आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी जड़, तना तो हम समझ रहे हैं, ये पत्ती से क्या होगा? तो मेरे मित्र, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती है वो नया पौधा उगाने की क्षमता रखता है और साथ ही कृत्रिम तरीके से जो पौधा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आप देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? मेरे मित्र, आपको मैंने पीछे के सेशन में लगातार बताया है कि परमाणु संख्या को यानी कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमाणु संख्या को गुरुजी जेड से, और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे मित्र, अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और ये किसके बराबर होता है? सर, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि भाई साहब इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? चला, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो सवाल वही है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो आप सभी कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से निर्धारित होगा। सब में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देके खाली ऑप्शन बनाया है, जबकि पहला ऑप्शन क्या है? आप कहेंगे न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? चला, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आप कहेंगे न्यूक्लियॉन की संख्या से निर्धारित होगी। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा गया सवाल है और मैंने इससे पीछे भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है? मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि संयोजी उत्तक, एपिथेलमी उत्तक और संवहन उत्तक और विभोज्योतक उत्तक में से कौन सा ऐसा उत्तक है जो जटिल पौधे को सर स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है? मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब हम लोग सरल पौधे और विकसित पौधे की बात करते हैं तो सरल पौधे में आपको उतना ज्यादा और विकसित संवहन तंत्र नहीं मिलता है, लेकिन जो विकसित पौधे होते हैं उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसमें संवहन तंत्र पूरी तरीके से विकसित हो। और ध्यान में रखना आप सभी कि संवहन तंत्र के आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये सरल पौधा के अंतर्गत आ जाएगा, ये विकसित पौधा के अंतर्गत आ जाएगा। और कोई भी पौधा आपका स्थानीय वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाता है, किसके वजह से? सर, संवहन उत्तक के वजह से। इसीलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मेरे मित्र, आप सभी कहते कि गुरुजी ऐसे भी बात पौधे की जा रही है, 3 गो ऑप्शन, हमारा 2 गो ऑप्शन क्या था? तो आप कहेंगे जंतु उत्तक का, 1 गो विभोज्योतक उत्तक का। तो आप सभी कहेंगे विभोज्योतक उत्तक तो पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये मेरे मित्र, आप सभी कह सकते हो कि पौधे में अगर वृद्धि होना है तो विभोज्योतक उत्तक की उपस्थिति होना है। लेकिन जो पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तक होते हैं ये क्या करते हैं? तो पौधे को स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं। अब आप सभी ये ध्यान रखना कि पौधे में संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? तो आप सभी कहेंगे जाइलम, जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम। अब याद रखना आप सभी कि पौधे के संवहन उत्तक भी मुख्य रूप से कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और साथ ही कोई भी पौधा आपका सरल या विकसित तौर पे मॉडिफाई या कैटेगराइज किया जाएगा तो आप कहेंगे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसकी जो संवहन उत्तक है वो विकसित है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान में रखेंगे। संयोजी उत्तक आप कहेंगे सर इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और तरल संयोजी उत्तक और कंकाली संयोजी उत्तक। कंकाली संयोजी उत्तक के अंतर्गत जो हड्डी है और जो उपास्थि यानी कि अस्थि और उपास्थि कंकाली संयोजी उत्तक हो गया।
आपका लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ये सब आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आ जाता है, जबकि रक्त आप कहेंगे तरल संयोजी ऊतक है। एपिथेलियमी ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल की दिशा में डी मीटर विस्थापन करती है तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आप कहेंगे बहुत सरल है कि W इक्वल टू सर जी F इंटू एस होता है, और F हमारा 10 न्यूटन है और साथ ही डी मीटर विस्थापित हो रहा है, तो ये 10D हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र ध्यान देना, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल की दिशा में डी मीटर विस्थापित हो रहा है, यानी कि विस्थापन जो है वो बल की दिशा में है, तो आप कहेंगे किया गया कार्य धनात्मक होगा, तो इसी को हम प्लस 10D लिख सकते हैं, प्लस 10D, और सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इस चीज को आप सभी मेंशन करेंगे कि बल एवं विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, तो आप सभी याद रखना कि कार्य आपका क्या होगा? निगेटिव। और ध्यान देंगे कि बल एवं विस्थापन, ठीक है, लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होगा, तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बल और विस्थापन बल की दिशा में आप कहेंगे किया गया कार्य धनात्मक, बल एवं विस्थापन विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत किया गया कार्य 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, बात किसकी की जा रही है? सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। और ध्यान देंगे, जब कभी भी हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल का नाम लेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि परमाणु की संरचना को व्याख्या करने वाला पहला परमाणु मॉडल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। परमाणु की प्रकृति को समझने के लिए जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो डाल्टन के द्वारा, कि सर प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिसको परमाणु कहते हैं, परमाणु अविभाज्य है। दैट्स आर नोन एज द नेचर ऑफ द एटम, नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब तू कैसा है चिल्ला, ये बात तो तुम्हारा प्रकृति बताएगा। अब तुम्हारे दोस्त से हम पूछें बताओ कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, तो वो तो खाली यही ना बताएगा कि हाँ अच्छा लड़का है कि खराब लड़का है। तो हर संरचना क्या है, वो तो बड़का आर्टिस्ट नहीं हो रहा है कि पेपर पे स्केच तैयार कर देगा। तो मेरे मित्र डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो परमाणु की प्रकृति को समझने के लिए दिया था कि उसका नेचर कैसा है, बट परमाणु की संरचना को समझना बेहद जरूरी था कि आखिर परमाणु के जो अपरमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु में व्यवस्थित किस तरीके से रहते हैं। तो मेरे मित्र परमाणु की संरचना को व्याख्या करने वाला पहला परमाणु मॉडल क्या था? आप सभी कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना इसको थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया। अब सवाल यह है कि थॉमसन ने अपने पहले एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था गुरुजी? थॉमसन ने बताया कि परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। क्या होते हैं? धसे होते हैं। मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा कि थॉमसन ने बोला कि परमाणु जो होते हैं वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अब थॉमसन साहब इसकी कल्पना जो क्रिसमस केक था उससे कर दिए कि जिस तरह केक में जो सूखे मेवे होते हैं, जो काजू किशमिश ऊपर से एकदम दबायल रहता है, तो थॉमसन साहब ने यह बोला कि जिस तरह केक में सूखे मेवे धसे हुए रहते हैं और केक का पूरा भाग खाने वाला होता है, उसी तरीके से किसी परमाणु में जो परमाणु का धनात्मक भाग है वो क्या है? केक का वो हिस्सा है जिसमें सर काजू किशमिश धसा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है।
तो मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब इतना से जब थॉमसन साहब का पेट नहीं भरा तो उन्होंने बोला कि इसको और इजीली समझो। तरबूज तो आप सभी खाए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि तरबूज का लाल वाला भाग खाने वाला होता है, लेकिन बीज उसमें धसा हुआ होता है। तो मेरे मित्र थॉमसन ने बोला कि जिस तरह तरबूज का लाल भाग खाने वाला है, उसी तरह किसी परमाणु का संपूर्ण भाग धनावेशित है। तरबूज में जिस तरह से तरबूज का बीज लाल खाने वाले भाग में धसा होता है, उसी तरीके से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके धनावेश एरिया में धसा हुआ रहता है। और इसीलिए मेरे मित्र थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम लोग कभी कभी वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया तो उन्होंने यही बताया कि परमाणु धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। साथ ही चूंकि उनके माइंड में यह कंसेप्ट चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो उस पे जो आवेश होगा वो बराबर होगा, तो इसीलिए सबसे पहले थॉमसन ने यह कहा कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। तो कई बार आपसे सवाल यह भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस मॉडल के अनुसार परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, तो आप सभी कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। या किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, आप सभी कहेंगे थॉमसन ने सबसे पहले यह बताया कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। और इस बात की पुष्टि आगे चल के हुई भी। तो इसीलिए कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि परमाणु की उदासीनता की व्याख्या किसने करा। परमाणु की उदासीनता, परमाणु की उदासीनता की व्याख्या, परमाणु की उदासीनता का व्याख्या किसने करा, तो आप सभी कहेंगे सर जी थॉमसन ने करा। कैसे करा, तो अपने एटॉमिक मॉडल को देकर के। अब आइए अपने ऑप्शन पे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते हैं। ऐसा तो थॉमसन नहीं कहा। थॉमसन ने परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करा। थॉमसन ने यह बताया कि किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना प्रोटॉन पे, और दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। तो मेरे मित्र आपका तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज की बीज की भांति धसी है, बिल्कुल सही है। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, बिल्कुल सही है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए वैद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं, ये भी सही है। आप कहेंगे सर गलत कथन चूज करना था, और सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, चला आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो कह रहा है कि पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। निषेचन के बाद अंडाशय एक बीज के रूप में विकसित होता है, बिल्कुल नहीं। निषेचन के बाद अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है। मैंने कई बार आपको बताया है, ना हो तो कॉपी में नोट कर लेना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है, अंडाशय होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट यानी कि फल में चेंज हो जाता है। दूसरा है कि निषेचन के बाद बीजांड फल से रूप में विकसित होता है, बीजांड मेरे मित्र बीज में परिवर्तित हो जाता है। एनसीईआरटी की ये लाइन है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडाशय होते हैं वो फल में बदल जाते हैं, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि कह रहा है कि बीजांड फल से रूप में विकसित होते हैं। आप कहेंगे गलत है। उपयुक्त वर्तिकाग्र पराग कण से पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती है, यह बात बिल्कुल सही है। निषेचन के बाद युग्मज में बिना किसी विभाजन के भ्रूण का निर्माण होता है, बिल्कुल नहीं। विभाजन होता है तब जाकर के भ्रूण का निर्माण होता है। आप कहेंगे सर ये ए बी सी तो समझ में आया, लेकिन ए बी और डी तो समझ में आया, सी ऑप्शन को कैसे आप सही कर दिए। मेरे मित्र ध्यान दो कि अगर हम लोग किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की संरचना की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होगा तो उसका ये क्या होगा, मेल पार्ट, क्या होगा, मेल पार्ट। और ध्यान दो कि फ्लावरिंग प्लांट की संरचना आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ती है। मेरे मित्र ये क्या है, आप सभी कहते हैं वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र है, इसी को स्टिग्मा बोलते हैं। ये क्या है, वर्तिका है। और ये क्या है, आप सभी कहते हैं अंडाशय यानी कि ओव्यूल या ओवरी आप कह सकते हो। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये सब फ्लावर के क्या होंगे, आप कहेंगे फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं।
अब मेरे मित्र ये जो संरचना आप देख रहे हो, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और ये फ्लावर का क्या होता है? मेल पार्ट होता है। और इस वाले गोल जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश, जिसमें क्या मौजूद होता है? परागकण मौजूद होता है। अब मेरे मित्र जब तक परागकण बीजांड से नहीं मिलेगा, जो ओव्यूल में उपस्थित होता है, इससे नहीं मिलेगा, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? कि सर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना, मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। तो भाइयों मेरे, ये पुंकेसर है तो इसी के पास पोलन ग्रेन है, और ये स्त्री केसर है तो इसी के पास अंडा है। तो ये परागकण और अंडा एक दूसरे के साथ मिलेगा तभी तो निषेचन होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो होता क्या है कि मेरे मित्र, फूल में निषेचन से पहले परागन होता है, पॉलिनेशन होता है। निषेचन से पहले क्या होता है? पॉलिनेशन। सर पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन है कि परागकण से, यानी कि परागकोश से परागकण का कहां पे आ जाना? वर्तिकाग्र तक आ जाना। यानी कि परागकोश से परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागन, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। अब मेरे मित्र, जैसे ही ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर आते हैं, मेरे मित्र क्या होता है? यहां से एक पराग नलिका, पोलन ट्यूब निर्मित होता है, जो कि उस परागकण को कहां ले आता है? डायरेक्ट सर ओव्यूल के पास। और यहां पे ये मेल और फीमेल आपस में मिलता है और फर्टाइल हो जाता है। तो मेरे मित्र, जब परागन की स्थिति में पोलन ग्रेन किस पे आ जाता है? स्टिग्मा पे आ जाता है। तो स्टिग्मा पे आने के साथ ही एक पोलन ट्यूब, यानी कि ये जो रेड वाली संरचना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराग नलिका बोलते हैं। तो सर ये पराग नलिका विकसित होती है। क्या होती है? पराग नलिका विकसित होती है। और यही बात कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि उपयुक्त वर्तिकाग्र परागकण से पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है, और फिर क्या होता है? सर निषेचन की प्रक्रिया। इसलिए पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह दर्पण के पृष्ठ के समांतर होता है, दर्पण के पृष्ठ को 45 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करता है, दर्पण के किनारे पर स्थित होता है, यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। मेरे मित्र, कोई भी गोलीय दर्पण हो, हम बात करें अवतल दर्पण की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पोल, ये फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे ये पोल, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। मेरे मित्र, ये जो पीसी है, यही पीसी को तो हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। इसी पीसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। और आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस सर गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर क्या है? उसके ध्रुव पर अभिलंब है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव के अनुदिश आती है, तो वो मुख अक्ष को अभिलंब बनाते हुए क्या होती है? सर दूसरी तरफ परावर्तित होती है। मतलब आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आप कहेंगे कि सर गोलीय दर्पण का मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ये किसका काम कर रहा है? सर दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब का काम कर रहा है। ये भी यहां पे किसका काम कर रहा है? दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब की। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल को देखो चला, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है? आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग हार्ड वाटर की बात करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर कठोर जल। क्या कहते हैं? कठोर जल। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि कठोर जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है। कठोर जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है। कठोर जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है मेरे मित्रों। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि सर कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मौजूद होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? सर लवण मौजूद होते हैं। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से साबुन अभिक्रिया करके क्या करता है? अपना स्कम बना लेता है, जिसको हम लोग अविलय साबुन कहते हैं। वो जल में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इसीलिए मेरे मित्र ये कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। तो सवाल आपसे यही है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है? कठोर जल में साबुन अपना रंग खो देता है? बिल्कुल नहीं।
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अविलय साबुन कहते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साबुन कठोर जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, बिल्कुल नहीं घुलता है। साबुन बहुत अधिक झाग उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं। साबुन तो कठोर जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। अब ध्यान रखना, कठोर जल में किसके लवण उपस्थित होते हैं? आप कहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, ये पारिस्थितिक तंत्र की बात करी जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चंस है वो क्या है? पाचन तंत्र से संबंधित है। हालांकि इकोसिस्टम में जितने भी जीव है भोजन करेंगे तो पचाएंगे ही पचाएंगे। तो सवाल ये है कि हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई भी एंजाइम, चाहे वो आपका पेप्सिन हो, अमाशयी पेप्सिन हो या फिर आपका अग्नाशयी ट्रिप्सिन हो, ये अपने विशिष्ट काम में दक्ष होते हैं। इनका काम है प्रोटीन का पचाना, तो ये वसा नहीं पचाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एंजाइम जो है वो अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। अलग अलग पदार्थ वसा के लिए आप सभी कहते हो गुरुजी, वसा के लिए हमें लाइपेज की जरूरत होती है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। जो आपका अमाशयी पेप्सिन और प्रोटीन है, ये आप सभी कहते हैं पेप्सिन और अमाशयी पेप्सिन और अग्नाशयी ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहिए कि पाचन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर के मन में क्या आया है कि ये इसको पारिस्थितिक तंत्र बोल रहा है, ठीक है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में भी कोई भी जीव अगर भोजन करेगा तो उसके बॉडी में पाचन की प्रक्रिया इसी तरीके से होगी। तो कहीं ना कहीं आप तीनों स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है कि पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। सभी जीवों में पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग नामों वाली एक ही प्रक्रिया है। पृथ्वी पर किसी जीव में पुनर्जनन की क्षमता नहीं है। पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, सवाल आपसे यह है कि पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब जो बच्चा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं किया है मेरे मित्र, वो इस सवाल का पक्का गलत जवाब देगा। अब आपको एक बेसिक तौर पे मालूम है कि सर पुनर्जनन की प्रक्रिया के थ्रू प्लेनेरिया और हाइड्रा में क्या होता है? सर जनन की प्रक्रिया होती है। तो आप सभी कहेंगे पहली नजर में देखने के साथ कि पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। यह बात क्या है? सर गलत है। आपने तो यह पढ़ा है कि पुनर्जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। इसको आप क्या सोचेंगे? इसके बारे में आप सोचेंगे कि सर ये तो गलत बात है, पुनर्जनन के थ्रू हाइड्रा और प्लेनेरिया जनन करता है, ये तो जनन के समान होगा ही होगा। आप इसको ऐसे सोचेंगे। दूसरा, सभी जीवों में पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग नामों वाली एक ही प्रक्रिया है, ये तो होगा नहीं। पृथ्वी पर किसी जीव में पुनर्जनन की क्षमता नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है, ये भी सत्य है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? यहां पे क्या होगा मेरे मित्र? जो कंफ्यूजन है वो ये है, आप सभी ध्यान देना कि पुनर्जनन के बारे में एग्जैक्टली ये कथन सही है कि पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है, और सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप कहेंगे इससे कैसे जोश और जज्बात तुरंत पलट दिए? हम लोग कैसे समझेंगे मेरे मित्र? एनसीईआरटी में पूरी स्पष्टता के साथ चीजें लिखी हुई है। क्या? कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत विछत अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, और यह पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन कहलाता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में आप सभी कहते हैं पुनर्जनन के माध्यम से जनन होता है। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बातों पर क्या कहा जा रहा है कि पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर समानता नया जीव उत्पन्न नहीं होता। पुनर्जनन जो है, रीजेनरेशन जो है, यह रिप्रोडक्शन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी जीव के किसी भी भाग को काटकर नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये केवल और केवल किस में होगा? सर प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। सभी जीव में इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो सकती है।
तो मेरे मित्र जब तक आप एनसीईआरटी की लाइन को नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसे सवाल कंफ्यूज करेंगे। तो अब आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अब हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों क्या है? आप कहेंगे सर गलत है। क्या है? गलत है। चलिए इस सवाल को देखिए। चला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर 12 भी है ना, हाँ बिल्कुल, वो 11 था तो ये 12 होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल है ना, देखो ना चला, ये हमारा अगर कोई बार मैग्नेट है तो इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में जाएगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है। अब आप सबों को मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ध्रुवों पर ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो होगी जहां पे जो दिक्सूची यानी कि कंपास निडिल है वो नॉर्थ पोल को शो करेगा, क्योंकि सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा ओरिजिनेट कहां से होगी, उत्पन्न कहां से होती है? उत्तरी ध्रुव से, और खत्म कहां पे होती है? दक्षिणी ध्रुव पे। तो मेरे मित्र ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिशा सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। फिर है कि चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर क्षेत्र रेखा अधिक सघन है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कम सघन है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होगी। मेरे मित्र इसलिए ना हम लोग कहते हैं कि सर जी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सघन होती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होगी। सर जैसे ही ध्रुव से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की सघनता घटती है तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी घट जाएगी। अब है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और समदूरस्थ हो तो वो शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाते हैं। मेरे मित्र ये बात बिल्कुल गलत है। जब आप परिनालिका सोलिनॉइड की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है या चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो सभी बिंदु पर एक समान होता है। एक समान का मतलब क्या हुआ कि सर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन यहां पे आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और समदूरस्थ हो तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता को दर्शाते हैं। यह बात क्या है सर? बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हो तो आप सभी कहेंगे कि सर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वो सभी बिंदु पर एक समान होगी, यूनिफॉर्म होगी, जीरो नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता आप कहेंगे सभी बिंदु पर समान होता है। साथ ही याद रखेंगे कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो क्या होती है? समांतर और सरल रेखा होती है। क्या होती है? समांतर और सरल रेखा होती है। इस सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, आप कहेंगे वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आप इसको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, तो F इक्वल टू g m1 into m2 बटा r स्क्वायर लिख सकते हो, और हमें लगता है ये चीज आप सबों को मालूम होगा। तो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल वस्तु के बीच की दूरी पर ना, दो वस्तुओं के द्रव्यमान या उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये तो एकदम मजाक कर रहा है। केवल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये तो बड़का मजाक हो गया। जो गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तु के बीच लगता है मेरे मित्र, मानो कि ये m1 और ये m2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? आप कहेंगे F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। इस g को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, कहीं भी नहीं बदलता है, यह बात ध्यान में रखना। इस सवाल को देखो क्वेश्चन नंबर 14 कि कोलाइडी निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है। कोलाइडी विलयन के अवयव केवल प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है। बिल्कुल सही है मेरे मित्र। कोलाइडी विलयन में आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम देखने को मिलता है। अब कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है। कोलाइडी के कणों का आकार सर विलयन और निलंबन के कणों के बीच होता है। तो मेरे मित्र गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी।
कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण जरूर है, और कोलाइडी का आकार इतना बड़ा होता है कि वह इससे गुजर रही प्रकाश किरणों को फैलाता है, और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि कोलाइडी विलियन टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है। जो ये कहा जा रहा है कि कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये बात गलत है। कोलाइडी के कणों का आकार निलंबन और विलियन के बीच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से पादपों में परिवहन संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। आप सबों को मालूम है बेसिक तौर पे पादपों में परिवहन होगा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम जल का संवहन करेगा, फ्लोएम भोजन और हार्मोन का संवहन करता है। तो कहा जा रहा है कि फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण करने में मदद करता है। पहले ही गलत हो गया सर, फ्लोएम नहीं करेगा, कौन करेगा? जाइलम करेगा ये काम, मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण। मूल रोम यानी कि जो रूट हेयर है, ये पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ की सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है मेरे मित्र। मान लो कि ये हमारा कोई एक प्लांट है और इसका ये जड़ है, तो इसके रूट में जो आप इस तरह से हेयर लाइक संरचना देखते हो, इसी को रूट हेयर बोलते हैं, यानी कि शुद्ध हिंदी में इसी को हम लोग मूल रोम बोलते हैं। और ये मूल रोम क्या करता है? जल अवशोषण सतह को बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि मूल रोम और पानी खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है। पादपों में विशेष संवहनी ऊतक मिट्टी से पानी और पोषक तत्व का परिवहन करते हैं, और इसी को मेरे भाई क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका कि जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों से एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है। आप सभी कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि जाइलम जो जल का अवशोषण करेगा वो कहां तक पहुंचाएगा? आप कहेंगे सर पत्तियों तक पहुंचाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहीं होनी है। तो सर जाइलम का कनेक्शन तो पत्ती तक होना चाहिए। अब चूंकि जल का अवशोषण जड़ से हो रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि जड़ें और पत्तियां दोनों जो हैं वो जाइलम चैनल से एक नेटवर्क के थ्रू क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो सर आपका इन चारों ऑप्शन में से पादप परिवहन से गलत कथन कौन है? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? केवल ए, यानी कि यहां जो कहा जा रहा है कि फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है, ये सर गलत है। सही उत्तर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है? मेरे मित्र, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आप सभी ध्यान में रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अभिक्रिया करता है, तब ये किस में बदल जाता है? आप सभी ध्यान रखेंगे CH3OH यानी कि मेथनॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? CH3OH मेथनॉल में बदल जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? सबसे अधिक आप कहेंगे पोटेशियम होगा, सबसे कम सोना। तो पोटेशियम और सोना आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जबकि यहां कैल्शियम, सोडियम और सोना, मैग्नीशियम। जब सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक सबसे ऊपर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कौन है? आप कहेंगे पोटेशियम। तो सही उत्तर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते। बिल्कुल सही है मेरे मित्र, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हम लोग उसी पदार्थ को कहते हैं जो मेरे मित्र जीवाणु की क्रिया से विघटित नहीं होते हैं। ठीक है। अब ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं। मेरे मित्र ये गलत है। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं ये पर्यावरण में लंबे समय तक के लिए बने रहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है कि ये पदार्थ परितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो मेरे मित्र गैर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में कौन सा कथन सही है? आप कहेंगे ए और सी आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है, तो सभी परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद होगी? एक नहीं 1000 बार बताएं चला कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो यह परावर्तित कहां से होगा? आप सभी कहेंगे मुख्य फोकस से। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर मेरे मित्र अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव के अनुदिश हो तो आप सभी कहेंगे सर अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये इस तरीके से परावर्तित हो जाएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण सर मुख्य फोकस पर क्या हो? फोकस के अनुदिश हो तो आप सभी कहेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा परावर्तन के बाद। तो जो आपका मिरर का रे डायग्राम है
इसको ध्यान में रखिएगा, एक सवाल तो यहां से आपको मिल ही जाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है? पुरुष प्रजनन प्रणाली, मेरे मित्र पुरुष प्रजनन प्रणाली की संरचना की चर्चा करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान में रखना कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में सबसे प्राथमिक जनन अंग किसको बोला जाता है? टेस्टिस यानी कि वृषण को बोला जाता है, जो कि क्या करता है सर? स्पर्म, जो कि स्पर्म एवं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है, यह बात ध्यान में रखना। स्पर्म एवं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। अब मेरे मित्र ये जो एस्कोरटम है इसको हम लोग वृषण कोष बोलते हैं, जिसमें वृषण क्या हो रहता है? आप सभी कहते हैं वृषण स्थित रहता है। अब इसी पुरुष प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक अंग तो ये टेस्टिस हो गया। उसके बाद वास डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका कहते हैं। ये टेस्टिस से क्या करता है? आप सभी कहते हैं जो स्पर्म है उसको बाहर निकालता है। ये मेरे मित्र सेमिनल वेसिकल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे सर प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि। पेनिस, सीसन और यूरेथ्रा, आप सभी कहेंगे मूत्र मार्ग। तो ये जितने भी पार्ट देख रहे हो ये सब के सब क्या है सर? पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि निम्न में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? शुक्रवाहक और अंडवाहिनी। आप कहेंगे शुक्रवाहक तो होगा लेकिन अंडवाहिनी नहीं होगा। गर्भाशय और योनि तो बात ही नहीं करेंगे। डिंब वाहिनी और सीसन की बात ही नहीं करेंगे। शुक्रवाहक और वृषण कोष क्या है? पुरुष प्रजनन प्रणाली के हिस्सा है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं वो आपके लिए अति उपयोगी है, इसका खास ख्याल रखिएगा। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी आवर्धन ना पूछ रहा है, m इक्वल टू HI/HO हो जाएगा। सर प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई 30 है, तो 10 से कम 10, 10 तिया 30, आवर्धन कितना हो गया चला? आप सभी कहेंगे 1/3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डैश प्रजातियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालिक उत्तरजीविता यानी कि आपके सर्वाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो क्या है सर? याद रखेंगे विभिन्नता यानी कि वेरिएशन। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे समझेंगे? मेरे मित्र जब आप क्लास 10th के एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे यानी कि जनन को पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको विभिन्नता का महत्व समझाया गया है। अब आप सबों को मालूम है कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके किसी भी जीव के समष्टि में क्या होगा? आप कहेंगे जीवों की वृद्धि होगी। लेकिन अगर उस जीव को बाहरी वातावरण एडॉप्ट करने की क्षमता न हो तो मेरे मित्र वो जीव ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। और हम लोगों ने इससे पीछे के सेशन में एक क्वेश्चन करा था कि कोई जो शीतोष्ण, मतलब आप कह सकते हो कि शीतोष्ण जल में रहने वाला जीव है, अचानक से ग्लोबल वार्मिंग के चलते उष्मा बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, तो उसके अंदर कौन सी प्रतिरोधी क्षमता होनी चाहिए? तो आप सभी कहते हैं उष्मा प्रतिरोधी। तो ये जो भिन्नता है वो यही बताता है कि अगर आपको मतलब जीवन तो मिल गया जनन से, लेकिन अगर आपको इस दुनिया में जिंदा रहना है तो बाहरी वातावरण के हिसाब से आप अपने बॉडी को तैयार करना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उत्तरजीविता बनाए रखना कहते हैं। तो आप सभी अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि विभिन्नताएं स्पेसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में क्या होती है सर? उपयोगी होती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब याद रखना कि जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये किसी भी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। और अगर आप विभिन्नता के महत्व को और अच्छे से समझेंगे तो वही कहा जा रहा है कि यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उसके जीवित रहने की कुछ संभावना होगी। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि वैश्विक उत्प्रेरण के कारण जल ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु बेस्टी मर जाएंगे, परंतु अगर उसमें उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन होंगे तो वो जीवित रह सकते हैं। मतलब आप ठंडे जल में रह रहे हैं, तापमान बढ़ गया, आपको तापमान से लड़ने नहीं आता है तो आप मर जाइएगा। सीधा सा मतलब यही है। और वेरिएशन यही कह रहा है कि अगर आपको जिंदा रहना है, अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखना है, तो आपको वातावरण के हिसाब से जो एडेप्टेशन है वो संभालना पड़ेगा। आपके बॉडी को उस हिसाब तैयार होना पड़ेगा, आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम उस हिसाब से तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? आप कहेंगे गुरुजी आपने कई सेशन में चर्चा करा है, प्लेस्टिड, लवक। और प्लेस्टिड क्या है? तो सर केवल पादप में पाया जाने वाला कोशिकांग है। और प्लेस्टिड के पास क्या होता है सर? अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये ध्यान में रखना। प्लेस्टिड में से कौन प्लेस्टिड में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? याद रखना हरित लवक में। कौन में? हरित लवक में। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये प्लेस्टिड जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, सॉरी, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और फिर होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान देना आप सभी कि अगर हम लोग लवक की बात करते हैं, प्लेस्टिड की बात करते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं सर। क्रोमोप्लास्ट, हम लोग ऐसे तो दो ही प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट, इसी में आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, ठीक है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग श्वेत वर्णी लवक बोलते हैं। और ये क्या करता है? तो सर स्टार्च का संग्रहण करता है, ये स्टार्च का संग्रहण करता है, ये बात ध्यान में रखना। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में होती है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। गोल्जी काय ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहलाता है। इस सवाल को देखिए कि कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतःद्रवी जालिका होती है? मेरे मित्र इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी जा रही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी जा रही है। और आप सबों को मालूम है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा RER, जिसको क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेरे मित्र दूसरा क्या होता है? SER, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ध्यान में रखना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे मित्र अंतःप्रदवी जालिका, इसी को शुद्ध हिंदी में खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और चिकना अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि ये दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? क्योंकि यहां पे राइबोसोम की उपस्थिति होती है, और राइबोसोम की उपस्थिति के चलते जो आपका खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होता है, उसका सतह रुखरा होता है। इस सवाल को देखिए कि निम्नलिखित कोशिकांग अंगों में कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है? तो मेरे मित्र कोशिका भित्ति विशेष रूप से पादप कोशिका में मिलेगा, बाद बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉजी तो दोनों जगह मिल जाएगा। लवक विशेष रूप से पादप में मिलेगा, पादप की राजधानी भी बड़ी होती है। तो बी, डी और ई आपके ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी। लेंस की बात करी जा रही है, और लेंस की जो क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भाई साहब जब लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगी, फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी। मेरे मित्र बिल्कुल सही है। अब अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब ध्यान रखना कि चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ये गलत है। फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम हो जाएगा, फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम तो क्षमता बढ़ जाएगा। लेंस की क्षमता धनात्मक होती, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही नहीं है। याद रखना कि लेंस की क्षमता का साइन वही होता है जो लेंस की फोकस दूरी का होता है। चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इस सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? गिरते समय आधे रास्ते में, गिरते समय आधे रास्ते में। याद रखना
कि वस्तु में गतिज ऊर्जा और उसके आधे रास्ते के चलते स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, जब यह धरती से टकराएगी तो आप कहेंगे सर वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगी। कोई चीज जब ऊपर से नीचे गिरता है तो जब वो जमीन से या किसी सतह से टकराता है तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तो हमारा सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल है कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी। आप कहेंगे धरती से टकराने पर, क्योंकि उस वक्त वेग ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि वेग ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक छाराकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। मेरे मित्र याद रखना कि अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की संरचना कुछ इस तरीके से होता है, उसमें अपना न्यूक्लियस होता है और इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क धागे जैसी संरचना आपको इस तरीके से दिखाई पड़ती है। जब मेरे मित्र कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, जो धागे जैसी संरचना है, ये टूटकर छोटे और मोटे संरचना में तब्दील हो जाती है जिसको गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र केंद्रक में तभी दिखेगा जब मेरे मित्र कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो सवाल वही तो है, निम्नलिखित में से क्या एक छाराकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। आप सभी कहेंगे गुणसूत्र। क्या कहेंगे, गुणसूत्र। ये जो क्रोमेटिन है आप सभी कहेंगे सर केंद्रक में पाया जाने वाला एक धागे जैसी संरचना है। और याद रखना कि क्रोमेटिन नेटवर्क, इसको हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क के टूटने फूटने से, क्रोमेटिन नेटवर्क के टूटने फूटने से गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, आप सभी कहेंगे गुणसूत्र का निर्माण होता है। यह बात ध्यान में रखना। ठीक है, बाद बाकी लयन का है, लाइसोसोम आप सभी समझ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी समझ रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि चूना पत्थर की उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। चूना पत्थर किसको बोला जा रहा है, चला कैल्शियम कार्बोनेट को। जब इसको हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। मेरे मित्र इसी को हम लोग उष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न हो। और याद रखो कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। तो ये क्या हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आप कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक प्रतिफल बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इस सवाल को देखिए कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बदलकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी। बल निकालने के लिए फॉर्मूला कंठाग्र कर लेंगे। आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान 2 है, वेग कितना है, अंतिम वेग तो 8 से 12 हो रहा है। 12 माइनस 8 कितना देर में, 4 मिनट में, सॉरी 4 सेकंड में। तो 2 गुना 12 माइनस 8 4 बटा 4, ये 4 और 4 कैंसिल। F इक्वल टू क्या हो गया, आप कहेंगे 2 न्यूटन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो कि निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। पीछे हम लोगों ने चर्चा करा है कि सर ठोस का बिना द्रव अवस्था में आए गैस में बदल जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जो आपका कपूर है, ठोस CO2 यानी कि शुष्क बर्फ है, ये सब ऊर्ध्वपातन की घटना को शो करता है। और ऊर्ध्वपातन का विलोम कौन होता है, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आप कहेंगे ऊर्ध्वपातन में। संगलन क्या होता है, तो आप सभी याद रखना इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, मतलब ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। निक्षेपण आप सभी कहेंगे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं। और ठोसीकरण मतलब सॉलिडिफिकेशन, किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना, बर्फ बन जाना, क्या कहलाएगा, ठोसीकरण कहलाएगा। वायुमंडलीय दाब वह तापमान है जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, उसे डैश कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह तापमान जिस पर कोई दाब उबलना प्रारंभ कर दे, जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को
क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि सर गलनांक का मतलब हुआ अगर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर दे, और गलनांक और संगलन का मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशी नहीं होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स नहीं होता है। मेरे मित्र आमाशय, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, क्योंकि भोजन जो आप करते हो वो सीधे आमाशय में जाता है पहली बार। फेफड़ा श्वास नली में बिल्कुल होता है। हृदय तो अनैच्छिक पेशी का भंडार ही है। लेकिन मेरे मित्र ये द्विशीर पेशी जो है इसमें अनैच्छिक पेशी नहीं होती है। आप कहेंगे ये क्या है मेरे भाई? ये आपका ये बाइसेप्स है, ये बाइसेप्स है। इसको जब मन होगा तब आप उठाओगे, जब मन होगा तब आप फुलाओगे, जब मन होगा सटकाओगे। तो अनैच्छिक पेशी और जो मतलब ऐच्छिक पेशी होती है, इसमें अंतर ये है कि ऐच्छिक पेशी में गति हम अपने इच्छा अनुसार ला सकते हैं। जैसे कि बाइसेप अगर हमें फुला के दिखाना है तो देखो हमारा बॉडी, मन नहीं है कितनों कहेगा दिखाइए, ना दिखाएंगे। तो मेरे मित्र ऐच्छिक पेशी इसको बोलते हैं। लेकिन वैसी पेशी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि आंख के पुतली का झपकना, आपके हृदय में एलोवेली या श्वसन तंत्र की जो गति होगी, हृदय की जो गति होगी, ये सब आपके बस में नहीं है। इसलिए ये क्या होंगे? अनैच्छिक पेशी के उदाहरण होंगे। आपसे पूछा जा रहा है अनैच्छिक पेशियां नहीं होता है तो आप कहेंगे द्विशीर पेशी। इस सवाल को देखिए कि किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आप कहेंगे इसी सेशन में हमने चर्चा करा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f, यानी कि लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सा तकनीक उपयोग किया जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का उपयोग करते हैं। फिल्ट्रेशन का हम लोग तब उपयोग करेंगे जब अवयवी कण किसी द्रव में घुला हुआ हो और मेरे मित्र वो ऐसे हो जो फिल्टर पेपर से आर पार ना हो, तो हम लोग कहेंगे निस्यंदन तकनीक तो हो जाएगा। सर क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, और ऊर्ध्वपातन तकनीक से मिश्रण के अवयवों को तभी अलग किया जाएगा जब जो हमारा दिया गया मिश्रण होगा उसमें एक पदार्थ क्या हो? ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ हो। इस सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, आप कहेंगे वाष्पीकरण दर को बढ़ाएगा। हवा की गति में वृद्धि वाष्पीकरण दर को बढ़ाएगा। तापमान में वृद्धि सब वाष्पीकरण दर को बढ़ाएगा। लेकिन मेरे मित्र अगर बारिश का मौसम हो तो क्या कपड़ा आपका सूखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में आपका जो वायुमंडल होता है वो आर्द्र होता है। इस वजह से वाष्पीकरण की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो आर्द्रता बढ़ेगी, वाष्पीकरण घटेगी, आर्द्रता घटेगी, वाष्पीकरण बढ़ेगी। कह रहा है कि कौन सा कारक वाष्पीकरण दर को घटाता है? आप कहेंगे आर्द्रता में वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र सवाल है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। आप सभी कहेंगे कि सर संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। मेरे मित्र आघूर्ण क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर इसी को बला आघूर्ण भी कहते हैं। बल इंटू बल बाहु भुजा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है। अब जड़त्व आघूर्ण हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी घूर्णनशील गति में जो वस्तु होती है वो जो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आप कहेंगे जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है कि किसी वस्तु में अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगेगा, इसी को तो हम लोग सर जड़त्व का नियम कहते हैं। अब रेखीय संवेग का कोई नियम नहीं होता है, संवेग संरक्षण का नियम होता है जो ये कहता है कि सर किसी निकाय में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग नियत होता है। ठीक है। इस सवाल को देखो, अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अयस्क में जो अशुद्धि होगा उसको हम लोग गेंग कहेंगे, और उस अयस्क से अशुद्धि को निकालने की प्रक्रिया सर ड्रेसिंग ऑफ द ओर अयस्कों का सांद्रण कहलाएगा। अब ये भर्जन और निस्तापन क्या है? तो मेरे मित्र भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग और निस्तापन को इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहते हैं। याद रखना कि ये दोनों ही मध्यम अभिक्रियाशील धातु के जो अयस्क होते हैं वो सर भर्जन और निस्तापन के थ्रू क्या किए जाते हैं? बाहर निकाले जाते हैं उससे धातु को। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ध्यान देना कि सक्रियता श्रेणी के जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे।
अब याद रखना आप सभी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब जब सल्फाइड अयस्क को सर अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो उस प्रक्रिया को भर्जन कहेंगे, और कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु में गर्म करेंगे जो हमारा ऑक्साइड मिलेगा उसको क्या कहेंगे? निस्तापन। तो सर भर्जन किसके लिए होगा? आप सभी याद रखना, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होगा, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होगा। निस्तापन किसके लिए होगा? आप सभी कहेंगे कार्बोनेट अयस्क के लिए होगा। सल्फाइड अयस्क लिख लो यहां पे, और ये क्या हो जाएगा सर? कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। और चला याद रखना आप सभी कि भर्जन के केस में पर्याप्त वायु रहेगा, जबकि निस्तापन के केस में आप कहेंगे अपर्याप्त यानी कि सीमित वायु रहेगा। एनोड पंख क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे धातु के वैद्युत अपघटनी परिशोधन में एनोड के नीचे जो अशुद्धि जमा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक हो तो कितनी ऊर्जा का उपयोग हुआ? याद रखना कि 1 वाट शक्ति जो है वो 1 घंटे तक यूज हो रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि सर 1 वाट आवर ऊर्जा का उपयोग हुआ, 1 वाट आवर का ऊर्जा का उपयोग हुआ। अगर हमसे सवाल पूछ देता कि 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया गया तो हम सभी कहते 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh। ध्यान रखना आप सभी, ध्यान रखना कि वाट आवर, वाट सेकेंड, किलोवाट आवर, kWh ये सब क्या है सर? ऊर्जा के मात्रक हैं, या आप कह सकते हो कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं, कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। वाट आवर, वाट सेकेंड, किलोवाट आवर, ठीक है। अब केवल वाट रहेगा तो आप कहेंगे शक्ति का मात्रक है। वाट, किलोवाट, मेगावाट ये सब क्या है सर? शक्ति के मात्रक है। तो मेरे मित्र आपके इस सेट में टोटल 40 सवाल थे, और 40 सवाल को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।